इंसान के इतिहास में सुरंगों की अपनी अहमियत है। सुरंगों का जिक्र इतिहास में भी मिलता है। अक्सर ये सुरंगें छुपकर निकलने या किसी और खुफिया काम के लिए बनाई जाती थीं। मगर आज के दौर में बनने वाली सुरंगें तरक्की की मिसाल हैं। ये इंजीनियरिंग के कमाल हैं। जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल, इसे यूरो टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये समंदर के भीतर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई करीब 50 किलोमीटर है। समुद्र के नीचे से जो हिस्सा जाता है उसकी लंबाई तकरीबन 38 किलोमीटर है। ये टनल जमीन के ऐसे हिस्से में खोदी गई है जिसके ऊपर पूरे समंदर का वजन था। एक छोटी सी भी गलती होती तो चंद सेकंड में समुद्र का पानी इंसान और मशीन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देती। ये टनल इंग्लिश चैनल के अंदर से होकर गुजरती है। समंदर के भीतर की इस सुरंग से होकर हर साल करीब 1 करोड़ लोग गुजरते हैं। इस सुरंग में चलने वाली रेलगाड़ी के जरिए हर साल करीब 16 लाख गाड़ियां ब्रिटेन और फ्रांस के बीच आती जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे, क्यों और कब बनाया गया था समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे लंबा अंडरग्राउंड वाटर टनल, और इसे बनाने में कितने लोगों की मौत हुई और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज काइनेसिस और मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने वाली यूरोटनल का पहला विचार करीब 200 साल पहले आया था। बता दें कि इस टनल की खुदाई का काम आसान नहीं था। सबसे पहले फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट मैथ्यू फेवियर ने इंग्लिश चैनल के पानी के नीचे एक सुरंग खोदने का प्रस्ताव दिया था। यह सुरंग इतनी बड़ी होनी चाहिए थी कि घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां इसमें प्रवेश कर सकें। हालांकि फेवियर को फ्रांस का समर्थन तो मिल गया था, लेकिन अंग्रेजों ने फेवियर की योजना को अस्वीकार कर दिया। अगली 2 शताब्दियों में अन्य लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ने की योजनाएं बनाई। कई योजनाओं पर प्रगति होने के बावजूद वे सभी अंततः विफल हो गईं। कभी वजह राजनीतिक मतभेद थी तो कभी आर्थिक। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रांस और इंग्लिश चैनल को समुद्र के रास्ते जोड़ने के हिमायतियों में फ्रांस का तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट भी शामिल था। इसका काम 1880 में शुरू हुआ। उस दौर में लोग तकनीकी रूप से आज के मुकाबले पिछड़े हुए थे। मजदूर हाथ के औजारों से ही बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ते थे। पत्थरों को तोड़ने के लिए उनके पास बहुत ही साधारण से औजार होते थे। इंजीनियरिंग हिस्ट्री वेबसाइट के एडिटर और रेल इंजीनियर ग्रीम बिकर्डिक का कहना है कि उस दौर में इस तरह की सुरंग के बारे में सोचना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। ये और बात है कि इस सुरंग को बनाने का काम पूरा नहीं हो पाया। सुरंग के अधूरी रहने की कुछ सियासी वजह भी थी। कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे और इसका विरोध भी किया था कि सुरंग के रास्ते ब्रिटेन का रिश्ता एक ऐसे देश से ना जुड़े जिसके साथ उसके अक्सर ही झगड़े रहते थे। सुरंग बनाने के प्रस्ताव पर लंबे समय तक चर्चा चली। यूरोटनल के प्रवक्ता जॉन कीफ का कहना है कि मार्गरेट थैचर की पूरी कोशिश थी कि पानी के अंदर भी सुरंग बनाकर रास्ते बनाए जाएं, लेकिन उन्हें बताया गया कि खुदा न करे, अगर सुरंग के 15 मील भीतर कोई हादसा हो जाए या जाम की वजह से लोग फंस जाएं, तो फिर उन्हें निकालना बहुत बड़ी चुनौती होगी। सुरक्षा के हवाले से जब थैचर पर दबाव पड़ा तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने उस वक्त एक बात साफ कर दी कि जब भी तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो समुद्र के भीतर ऐसी सुरंगें बनाई जाएं जिनसे होकर कारें और दूसरी गाड़ियां गुजर सकें। और 20वीं सदी के अंत में जब मशीन युग नई ऊंचाइयों को छू रहा था और दुनिया भर में नई नई और अनोखी मशीनें बनाई जा रही थीं, आखिरकार इस प्रोजेक्ट पर आधिकारिक मुहर लग गया और 1988 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। हालांकि इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट को फेल बताया जा रहा था। इंग्लिश चैनल के नीचे की इस सुरंग को बनाना उस वक्त किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं थी। इस चैनल को इंग्लैंड के तरफ से 10 कंपनियों ने एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वही फ्रांस की तरफ से इसमें 5 कंपनियां शामिल थे। जिस वक्त ये टेंडर कंपनियों को दिया गया था, उस वक्त ये टनल बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण, मुश्किल और खतरनाक काम था। धन जुटाना पड़ा। 50 से अधिक बड़े बैंकों ने लोन दिया। अनुभवी इंजीनियरों को ढूंढना पड़ा। 13,000 कुशल और अकुशल श्रमिकों को काम पर रखना पड़ा और उनके रहने की व्यवस्था की गई। और विशेष सुरंग खोदने वाली मशीनों को डिजाइन और निर्मित करना पड़ा। जैसे जैसे ये काम हो रहे थे, इंजीनियरों को यह निर्धारित करना था कि सुरंग कहां खोदी जानी है। विशेष रूप से इंग्लिश चैनल के निचले भाग के भूविज्ञान की सावधानी पूर्वक जांच की जानी थी।
इस जांच के बाद यह निर्धारित किया गया कि निचला हिस्सा चाक की मोटी परत से बना था। निचली चाक परत जो चाकमाल से बनी थी, उसमें सुरंग बनाना सबसे आसान होगा और यह समुद्र के पानी को टनल में प्रवेश करने से भी रोकेगा। सारी चीजें तय होने के बाद अब बारी थी तकनीकों और मशीनों की, जिसके द्वारा इस टनल की खुदाई के काम को अंजाम देना था। उस समय ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर सुरंग बनाने के लिए इमर्स्ड ट्यूब तकनीक और TBM मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस टनल का काम भी इसी तकनीक और मशीन के उपयोग से पूरा करने का प्लान बनाया गया। चैनल टनल की खुदाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी तटों से एक साथ शुरू हुई। ब्रिटिश पक्ष की ओर से डोवर के बाहर शेक्सपियर क्लिफ के पास खुदाई शुरू हुई। वहीं फ्रांस में सैंगेट जगह के पास से शुरू हुआ। खुदाई विशाल सुरंग खोदने वाली TBM मशीनों द्वारा की गई, जो चाक को काटती हैं, मलबे को एकत्र करती हैं और कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करके मलबे को बाहर निकाल देती हैं, जहां से वर्कर्स इसे रेल वैगनों के माध्यम से सतह तक ले जाते थे। पर मलबा इतना ज्यादा था कि ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल करने की सोची और फिर इस मलबे का इस्तेमाल करके ब्रिटेन ने वही समुद्र के तट पर 73 एकड़ की सैम्फायर हो का निर्माण किया, जो आज देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। फ्रांसीसी पक्ष के माध्यम से बाहर निकाले गए मलबे से एक पहाड़ी बनाई जा सकती थी। फ्रांस ने इस मलबे को कुचलकर पानी के साथ मिलाकर पास के डैम रिजर्वॉयर के पीछे जमा कर दिया और एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया। जैसे जैसे TBM बोर करता जा रहा था, नई खोदी गई सुरंग के लूज रॉक को कंक्रीट और चाक की लेयर से सील करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर समुद्र का पानी लूज रॉक्स की दरारों से अपना रास्ता बना लेती तो उसे रोक पाना नामुमकिन होता। यह कंक्रीट लेयर सुरंग को ऊपर से तीव्र दबाव का सामना करने में मदद करने के साथ साथ सुरंग को जलरोधी बनाने में मदद करने के लिए थी। यह रीइंफोर्स्ड स्टील से बने कंक्रीट स्लैब्स न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाले कंक्रीट स्लैब से भी ज्यादा मजबूत है। चैनल टनल में 7.5 लाख से भी ज्यादा कंक्रीट स्लैब्स का इस्तेमाल किया गया था। एक कंक्रीट स्लैब के रिंग का वजन 40 टन से भी ज्यादा होता था। यह काम, जो अभी सुनने में इतना आसान लग रहा है, असलियत में बेहद ही मुश्किल था। प्रतिदिन 250 फीट की दर से चट्टान और मिट्टी को काटने के लिए 11 विशाल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया गया था। कुछ मशीनें विशेष रूप से इस काम के लिए बनाई गई थीं, जिनमें सुपर हाई प्रेशर वाले पानी के जेट और रोटेटिंग डिस्क कटर था, जिनका उपयोग चैनल के नीचे की जमीन में छेद करने के लिए किया जाता था। टनल बोरिंग मशीनों के कटर, जो मशीन के सामने की तरफ लगे होते हैं, उनमें टंगस्टन कार्बाइड की कई 100 तेज धार ब्लेड लगे होते हैं। दिन बीतते जा रहे थे और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। चैनल टनल परियोजना में काम कर रहे वर्कर्स और स्थानीय लोगों को बस इसी बात का इंतजार था कि कब यह दोनों टनल आपस में मिलेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करना बेहद ही मुश्किल काम था। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस समस्या का हल निकालने के लिए विशेष लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम और सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ किसी को यकीन नहीं था कि यह हकीकत में काम करेगा। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था, तो वही दूसरा फ्रांस वाली मशीन में, और दोनों आपस में वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी कोई मशीन अपना पोजीशन बदलती तो लेजर मशीन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था और एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करवा देता था। और देखते ही देखते वह दिन आ ही गया जिस दिन यह दोनों टनल आपस में जुड़ने वाले थे। जब दोनों टनल की बीच की दूरी कुछ ही मीटर रह गई होगी, तब फ्रांस के TBM मशीन को डिसअसेंबल कर दिया गया और इंग्लैंड के TBM मशीन का एंगल जमीन की तरफ कर दिया गया और कई 100 फीट नीचे जाने के बाद उसे जमीन में ही छोड़ दिया गया, या यूं कहें कि मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवा दिया गया। ऐसा तब होता है जब डिसेंबलिंग करने का खर्च नए मशीन के प्राइस से ज्यादा होता है और जो कुछ मीटर दूरी बची थी उसे हाथ से हथौड़े की मदद से तोड़ा गया। चूंकि सर्विस टनल सबसे पहले खोदी गई थी, इसलिए इस टनल के दोनों किनारों की मुलाकात बड़े उत्सव का कारण बनी और खूब जश्न मनाया गया। 1 दिसंबर 1990 को दोनों पक्षों के तरफ से 2 श्रमिकों, एक ब्रिटिश ग्राहम फाग और एक फ्रांसीसी फिलिप कॉजेट, को लॉटरी द्वारा उद्घाटन के दौरान सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए चुना गया था। दोनों ने फ्लैग एक्सचेंज किए। उसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता इस अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाते हुए एक दूसरे की ओर चले गए। इतिहास में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जुड़े थे। लेकिन यह चैनल टनल निर्माण परियोजना का अंत नहीं था। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों खुदाई करते रहे। दोनों पक्ष 22 मई 1991 को उत्तरी सुरंग के बीच में मिले और फिर केवल 1 महीने बाद दोनों पक्ष 28 जून 1991 को दक्षिणी सुरंग के मध्य में मिले।
वह भी टनल निर्माण का अंत नहीं था। क्रॉसओवर टनल्स, लैंड टनल्स फ्रॉम शोर टू टर्मिनल्स, पिस्टन रिलीफ डक्ट्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, फायरप्रूफ डोर्स, वेंटिलेशन सिस्टम्स, इस सब के बन जाने के बाद जब चैनल टनल आखिरकार पूरा हो गया, तब उस वक्त की ब्रिटिश प्रधानमंत्री चाहती थीं कि ये सुरंग सड़क वाली हो, मगर आज इसमें रेल दौड़ती है। 10 दिसंबर 1993 को चैनल टनल में पहला ट्रायल रन पूरा किया गया। एक्स्ट्रा फाइन ट्यूनिंग के बाद चैनल टनल आधिकारिक तौर पर 6 मई 1994 को खोला गया। इस चैनल टनल को पूरी तरह से बनाने में लगभग 6 साल लगे और $15 बिलियन खर्च हुए। वही कुछ सूत्रों का कहना है कि $21 बिलियन से भी अधिक की लागत टनल को बनाने में लगा, जिसे अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1,68,000 करोड़ रुपए होंगे। इस चैनल टनल को बनाने में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने 1994 में चैनल टनल को 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक चुना। चैनल टनल में 3 सुरंगें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। रेलगाड़ियां 2 बड़ी सुरंगों से होकर गुजरती हैं। एक छोटी सेवा सुरंग जिसका उपयोग वेंटिलेशन और सर्विस के लिए किया जाता है, यह दोनों सुरंगों के बीच में है। चैनल टनल समुद्र तल से 45 मीटर नीचे है। 2 बड़ी सुरंगें 7.6 मीटर चौड़ी हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसमें से डबल डेकर बस भी बड़ी आसानी से पार हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।